गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 6th क्लास के लिए सामाजिक विषय के अंतर्गत जो हिस्ट्री है, जो हमारा सब टॉपिक वैदिक युग अध्याय 4। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और आज हम आपके लिए बताएंगे कि वैदिक युग ये हमारे लेसन 4 में है। वैदिक युग कहते किसे, यानी वैदिक युग से हमारा क्या तात्पर्य है। वैदिक युग से हमारा तात्पर्य है कि जो वेदों के आधार पर जो लिखा गया था, यानी वेद जो हमारे प्राचीन जो सारा इतिहास जो लिखा गया है वो वेदों में, और वेदों के अंतर्गत जो मेन चीज़ है इसके अंतर्गत वो आर्यों का वर्णन है, आर्य। और इसके अंतर्गत जो वैदिक युग में आर्यों का आगमन, और वैदिक युग को जो है ये हम वैदिक युग के 2 भाग हैं। एक तो पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC, यानी ईसा पूर्व। और एक है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC से लेकर 600 BC। तो इसमें जो है वेदों का वर्णन क्या है, और सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के आधार पर ही आर्यों के बारे में उनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो आर्य जो थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। जो जर्मनी विद्वान मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया था, लेकिन अलग अलग इतिहासकार वो ये बताते हैं कि आर्यों का स्थान रूस में भी था, और तिलक ने जो है उनको ध्रुव प्रदेश का निवासी माना है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। अब आर्य सबसे पहले किस प्रदेश में, ये पंजाब प्रदेश में आए थे, जहाँ से 5 नदियाँ सिंचित होती हैं। पंजाब में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का आगमन। आर्य का अर्थ होता श्रेष्ठ, यानी जिनकी श्रेष्ठ विचारधाराएं हैं। आर्य का अर्थ होता है आर्य बराबर श्रेष्ठ। तो आर्य के जो महत्वपूर्ण राजा थे वो 1500 ईसा पूर्व में इंडिया के अंतर्गत आए, और उनका जो टाइम पीरियड था वो 600 ईसा पूर्व तक। अब इनकी 2 पार्ट बना दिए गए थे। एक पार्ट में इनका जो 1500 से के पार में जो ये पंजाब और ये बिहार, उत्तर प्रदेश की तरफ ही इनका आगमन रहा। लेकिन 1000 ईसा पूर्व में ये इधर दूसरे तरफ आ गए थे, यानी पूरे भारत में फैल गए थे। तो इसके जो वर्णन किया है, जो वेद हैं, अब वेद कितने हैं, जैसे ऋग्वेद है सबसे पहला, ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा है अर्थवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अर्थवेद, अर्थवेद। तो इस प्रकार से इनका जो है जो किया गया है अर्थवेद।
अब इसमें आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का वर्णन किया गया है। ये किस प्रकार से, और ये आर्य इनको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, वेदों के आधार से लिखी गई सभ्यता को। अब ये जो सभ्यता थी, वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, अब ये सिविलाइजेशन के रूप में आ जाती है। वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता क्यों थी? क्योंकि जो आर्य थे वो एक साथ नहीं आए थे, वो धीरे धीरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बस गए थे, और उनका जो व्यवसाय था, जो पेशा था, जो कार्य करते थे, वो था पशुपालन। तो पशुपालन के लिए उनके पास काफ़ी गाय होते, दो डंगा भैंसे होते थे। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने पशुओं को चराने के लिए जाते रहते थे, इसलिए एक स्थान पर नहीं बस पाए थे। और जब एक स्थान पर नहीं बस पाए थे तो फिर ये अपनी जो है जो निवास स्थान नहीं बना पाए, और जो निवास स्थान जो भी उन्होंने बनाए तो घास फूस की जो झोंपड़ियाँ होती थी उनको, इसलिए इतिहासकारों ने इसको जो है पशुपालन यानी ग्रामीण सभ्यता कहा है, तो ग्रामीण रूप से थे। इससे पहले की जो सभ्यता थी, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता, उसका जो टाइम पीरियड था, टी की सभ्यता, उसका टाइम पीरियड 3500 BC से और माना जा 1500 BC तक माना जाता है। अब क्यों? कोई भी चीज़ है वो आगे आने वाले पीरियड में जो है तो वो सभ्यता जो है अपने टेक्नोलॉजी के रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में आगे एक इंक्रीजिंग करती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है। लेकिन ये सभ्यता ने, ये तो ग्रामीण हो गई। जब समय आया आगे तो इसके प्रकार से ये जो सभ्यता ग्रामीण बन गई। अब यहाँ पर 3500 से 1500 का मतलब होता है कि ये BC है, यानी ईसा पूर्व बोलते हैं इसे। ईसा मसीह से पहले ही घटनाओं को घटते क्रम में बताते हैं, यानी जो घटते क्रम आता है, मैंने आपको पहले ही बताया होगा, ईसवी और ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है? इसमें यह अंतर है कि ईसा मसीह से जन्म के पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व यानी घटते क्रम में लाते हैं, और ईसवी को बढ़ते क्रम में लाते हैं। जैसे आज तारीख जो है, अगर सपोज करो आज हम BC में होते, सपोज करो BC में हैं, तो आज डेट 9 है और कल डेट कितनी होगी? 8 होगी, फिर परसों को होगी 7, यानी घटते क्रम में जाएगी। लेकिन ईसवी जब आ गई, यानी ईसा मसीह के डेथ के बाद जब समय आ गया, तो उसको बढ़ते क्रम में यानी ईसवी में रखते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ईसवी में पढ़ रहे हैं, और जो इनकी घटनाओं को जो हमने ये 3500 ईसा, ये ईसा पूर्व की बात है, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले ही घटना। तो इस प्रकार से जो ये हमारा जो इनका जो व्यवसाय था वो कृषि नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ा कृषि होने लगा था। अब सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में अंतर इसलिए था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, ये नगरीकरण की थी, ये नगरीय थी। तो नगरीय क्यों थी? क्योंकि ये लोग एक स्थान पर रहते थे, इनका जो व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर था, कृषि था, इसलिए ये सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी इनका तो वो था। अब यहाँ आर्यों की बात आ रही है कि जो आर्य जो थे उनका जीवन कैसे था। देखिए, ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था, गायत्री मंत्र। और आर्य
का जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था यानी यहाँ पर राजतंत्र प्रणाली थी। राजतंत्र, राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था और राजा को नियंत्रित करने के लिए दो पार्लियामेंट के रूप में सभा समिति होती थी। सभा और समिति, सभा दूसरी समिति, ये राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी। समिति का मतलब होता है एज ए लोकसभा के रूप में, और यहाँ पर सभा का अर्थ होता है राज्यसभा, राज्यसभा। तो ये जो लोग थे अपने राजा को चुनते थे और शासन व्यवस्था चलाते थे। इसके अंतर्गत 12 रत्नियाँ भी होती थी, वो करते थे। अब राजा जो था जन का नेता था, यानी जन माने जनता, जन का नेता, जन बराबर होता है जनता। और यहाँ पर एक युद्ध भी हुआ था, आर्य और अनार्य। आर्य जो थे वो श्रेष्ठ, यानी वो गोरे थे और सुंदर थे, और जो अनार्य थे अनास्का कहा गया, उनको बगैर नाक वाला, उनकी चपटी नाक होती थी और वो काले होते थे, जो अनार्य थे। अनार्य, अनार्य काले, यानी ये लोग जो है इनसे इनका युद्ध हुआ। आर्यों का अनार्य से युद्ध हुआ। जो हुआ था वो देवोदास का हुआ था परशुनी रावी नदी के तट पर। जो युद्ध हुआ था वो युद्ध महाभारत कालीन के समान माना जाता है कि आर्य और नार्य में जो युद्ध हुआ था, तो आर्य ही भारत के संपूर्ण निर्माता माने जाते हैं कि उनके द्वारा ही, और जो दक्षिण में द्रविड़ थे वो ही पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गए और उनके ही आज वंशज जन हैं पूरी तरह से। इस प्रकार से सभा समिति, राजतंत्र। और दूसरी चीज़ जो युद्ध होता था, देखिए वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो गायों के लिए। सबसे वैदिक काल गाय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती, सबसे महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यानी गाय के ऊपर ही युद्ध होते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था अभी प्रारंभ नहीं हुई थी। रंग के रूप में वर्ण का प्रयोग हुआ था, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण हो गए थे। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, और नंबर 4 शूद्र। ये 4 वर्ण बाद में आए, और इसी के पास फिर जो है ब्राह्मण ग्रंथ आए। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर उपनिषद, आरण्यक आए, आरण्यक। फिर उपनिषद। इससे हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। तो गाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी वैदिक काल में। दूसरी चीज़, गायों के लिए ही युद्ध होते थे, और जो गाय को चुरा लेता था उसे पणी कहते थे। पणी, गाय को जो चोरी करते थे वैदिक काल में उनको पणी कहते थे। पणी, पणी बराबर होता है गाय को चुराने वाले, गाय को चुराने वाले। इस प्रकार से वैदिक काल में गायों की चोरी होती थी, और जो चोर चुरा लेता उनको युद्ध होता था। राजा युद्ध करता था, तो जिसके पास गाय ज़्यादा होती थी, गाय
गोधन, गोधन गाय बराबर गोधन, यानी और इसको गविष्ठी कहा गया, गविष्ठी, जो बराबर युद्ध होता था एक प्रकार से। तो इस प्रकार से आर्यों में जो युद्ध होता था वो जो गाय चुरा लेते उसके लिए, और यज्ञ काफ़ी बड़े होते थे। और इसमें जो पुरोहित होता था, पुरोहित पहले नंबर पर राजा, नंबर दूसरा पुरोहित, नंबर 3 सेनानी, नंबर 4 ग्रामणी। तो इस प्रकार से ये वैदिक काल में राजा सबसे महत्वपूर्ण होता था, उसके बाद पुरोहित जो राजा को सलाह और युद्ध में उसके साथ जाता था, जो सेना हो तो सेनापति जो सेना को रखता था, ग्रामणी जो गांव का नेता होता था, एक होता विस्पति, विस्पति जो पूरी तरह से रक्षा करता था, और 12 रत्नियाँ होती थी। तो इस प्रकार से वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण स्थिति रहती थी, जिससे ये आर्यों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से निकलकर वो संपूर्ण उत्तर भारत में विशेषकर फैल गए थे, जिसमें मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली आदि क्षेत्रों में वो फैल गए थे और अपने जीवन, और इस प्रकार से 600 ईसा पूर्व में जो 600 BC है उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन आया। पद का उल्लेख बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में है। बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय में है। निकाय में है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण जो है आर्यों का था, जिसके अंतर्गत वो अपना व्यवसाय करते थे। दूसरा, आर्य भारत की एक शेष जाति थी जो भारत में आकर बसी थी, जो विदेशों से यहाँ आई थी और अपने पशु चराते हुए उन्होंने भारत में अनेक स्थानों पर अपने पशु पालन के केंद्र बनाए थे। तो आर्यों का एक महत्वपूर्ण विषय जो था वो पशुपालन, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में स्थिति बदल गई थी। उत्तर वैदिक काल इसमें आर्यों ने पशुपालन प्लस कृषि प्रारंभ कर दी थी और वो अपने स्थान को बदलते रहते थे और अपने पशुओं को चराने के लिए और स्थानों पर जाते रहते थे। समाज में वो घुड़दौड़, रथदौड़, यज्ञ करते थे और उस समय यज्ञ होता था, एक होता था अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, एक होता था वाजपेय यज्ञ,
इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था और इसमें रथ दौड़ होती थी, रथ दौड़ होती थी। तो इस प्रकार से जो ये राजा को अपने ऊंचे स्थान पर बढ़ाने के लिए, उच्च दृष्टिकोण पर लाने के लिए ये यज्ञ किए जाते थे और इस प्रकार से इन यज्ञों के माध्यम से राजा को एक प्रतिष्ठित शक्ति प्राप्त होती थी जिससे वे अधेय होता था। इसमें उनका सामाजिक जीवन, रहन सहन बहुत उच्च था और वो अन्न व्यवसाय करते थे। तो इस प्रकार से ये इनके महत्वपूर्ण थे। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप कर लाएंगे। जो प्रश्न हैं वो आप कर लाएंगे। इसमें प्रश्न 1, ऋग्वेद को स्पष्ट कीजिए। ऋग्वेद को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? प्रश्न 3, वेदों से क्या तात्पर्य है? से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 4, सामवेद क्या है? सामवेद क्या है? प्रश्न 5, वेदों के काल का वर्णन कीजिए। वेदों के काल का वर्णन कीजिए। काल का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको अभी बताए थे, यही प्रश्न दिए हैं मैंने। ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त है, 10 मंडल हैं। इसके अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। और 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। वेदों की संख्या 4 है। 4
जिसमें मैंने अभी बताए थे, नंबर 1 ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन। दूसरा सामवेद, अर्थवेद, और यजुर्वेद। वेदों से क्या तात्पर्य है? वेदों से, वेद जिसके द्वारा आर्यों का इतिहास लिखा गया, आर्यों का इतिहास लिखा गया। सामवेद, सामवेद का अर्थ है सामवेद का अर्थ है गायन, गायन तथा संगीत से, संगीत से। काल का वर्णन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये इनके आंसर भी मैंने बता दिए हैं, ये आप कर सकते हैं इनके लिए। और ये वैदिक काल आपका पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। और 4 वेद मैंने बताया आपके लिए। वेदों में जो भारत का जो प्राचीन इतिहास जो लिखा गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ वेदों के आधार से लिखा है। यानी वेदों की जो रचना की गई थी वो आर्यों का अंतर रख करते हुए उसके आधार से इसकी रचना की गई थी। यानी आर्यों की जानकारी जो है, यानी आर्यों की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो हमें वेदों से मिलती हैं। यानी वेद जो है आर्यों के स्रोत हैं। तो जो गायत्री मंत्र जो भारत का सबसे एक स्ट्रॉन्ग मंत्र है वो ऋग्वेद की 3य मंडल में लिया गया है। और जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका वर्णन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, आगे के लिए और बताएंगे। धन्यवाद।